दूसरी तरफ गौरी अपनी अदाओं से शिखर को फंसाने में लगी हुई थी। उसने शिखर से कहा कि उसे इस बात का अफसोस है कि शिखर एक इंसान नहीं है। अगर वो इंसान होता तो वो उसी से शादी करती। फिर उसने कहा कि अगर तुम सानिया को इतना चाहते हो तो फिर मुझे कितना प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो सिद्धार्थ के साथ मिलकर तुम्हें गेस्ट हाउस से भगाने में लगी हुई है। वैसे तुमने मुझे अभी तक बताया भी नहीं कि तुम गेस्ट हाउस में किस मकसद से आए हो। शिखर वैसे तो गौरी का दीवाना था, लेकिन वो अपना मकसद छुपा कर रखना चाहता था। उसने गौरी को सोच समझ कर जवाब दिया और कहा कि मैं तो बस तुम्हारे पीछे यहाँ चला आया और वो दोनों मेरे साथ चली आई। सिद्धार्थ और सानिया से तो मैं यूं ही निपट सकता हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसने गौरी से कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो गौरी। गौरी इस बात को समझ चुकी थी कि उससे असलियत उगलवा पाना इतना आसान भी नहीं था। इसका मतलब ये था कि उसे कुछ और दिनों तक मशक्कत करनी पड़ेगी। उसने गौरी से कहा कि अगर वो चाहे तो गौरी को लगभग हर वो चीज दिला सकता है जो गौरी चाहती है। उसने गौरी से यह भी कहा कि अगर उसे सिद्धार्थ की जरूरत नहीं होती तो उसने अब तक उसका काम तमाम कर दिया होता। कमाल की बात तो यह है कि वो हवस का भूखा पिशाच धीरे धीरे ही सही, लेकिन गौरी की बातों से पिघलते जा रहा था और उसने अभी तक गौरी को गलत इरादे से छुआ तक नहीं था। तो क्या वो बदल चुका था? वे लोग गांव की गलियों से होते हुए घूमते घूमते हवेली की तरफ चले गए। तब गौरी ने शिखर से कहा, मुझे लगता है तुम्हारे लिए यहाँ पर हवेली में आना जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो क्या तुम वहां से मेरे लिए कुछ ला सकते हो? गौरी की ये बात सुनकर वो हंसने लगा। ऐसा है कि मैं उस हवेली को छोड़कर सारी दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। उस हवेली का शैतान मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि मेरे आका से भी। अब अगर तुमने ये बात छेड़ ही दी है तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सिद्धार्थ को हमने जिंदा इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो हवेली में हमारे लिए कुछ काम कर सकता है। तो क्या तुमने इसीलिए सिद्धार्थ को पिशाच बनाना भी शुरू कर दिया है? जब गौरी ने उससे ये बात पूछी तो उसने कहा, तुम कितने सवाल पूछती हो? सचमुच सिद्धार्थ कमजोर इंसान तो नहीं हो सकता जो तुम्हें झेल रहा है। यह कहते हुए शिखर एक बार फिर से हंसने लगता है। उसकी ये बात सुनकर गौरी जबरन उससे रूठने का नाटक करने लगती है, जिस पर उसने गौरी को मनाते हुए कहा, अरे गुस्सा मत करो, मैं तो सही कह रहा हूँ। इंसानों को औरतों के नखरे झेलने पड़ते हैं। शुक्र है हमारी बिरादरी में ऐसा नहीं होता। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, अब थोड़ा इंतजार करो। उससे इतनी बात करने के बाद वो लोग वापस गेस्ट हाउस की तरफ लौट गए। गांव वाले गौरी के साथ शिखर और सानिया के साथ सिद्धार्थ को देखकर हैरान हो रहे थे। लोग आपस में बातें करने लगे थे कि लगता है इन शहर के लोगों में कोई मान मर्यादा होती ही नहीं। देखो कैसे बेशर्मों की तरह गैर मर्द और औरत के साथ घूम रहे। गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ सानिया को अपनी बाहों में भर के उसकी प्यास को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा। उसने सानिया से पूछा, ऐसी क्या वजह है जो तुम वीरानगढ़ के इस गेस्ट हाउस में चली आई? ये तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है और तुम कहीं भी आ जा सकती हो, लेकिन डर तो हर किसी को किसी न किसी चीज से लगती है, चाहे वो इंसान हो या शैतान। सानिया ने उसे बताया कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही बात है और डर उन्हें भी लगता है। इसीलिए तो उन्हें उनके आका ने यहाँ भेजा है और कहा है कि सिद्धार्थ की मदद से तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। अगर तुम सचमुच मुझे इतना पसंद करने लगे हो तो क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? सानिया ने पूछा। मैं तुम्हें पसंद तो बहुत करता हूँ, क्या इसमें कोई शक है? सिद्धार्थ ने सानिया के सवाल का जवाब दूसरे सवाल से दिया। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। सानिया के इतना कहते ही सिद्धार्थ ने भी उस पिशाचनी का फायदा उठाने की बात सोची और उससे कहा, तुम तो एक पिशाचनी हो, तुम्हें वीरानगढ़ के भूतों से तो डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, तो क्या तुम हवेली में मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? हाँ, अगर ऐसा है तो हम लोग ये सौदा कर सकते हैं। तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सानिया ने कहा, तुम्हें मुझे बस इतना बताना होगा कि मेरे पेरेंट्स हवेली में कहाँ पर है और वो किस हालात में है। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन सानिया ने जवाब दिया, नहीं, उस हवेली में तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ये बात सच है कि मुझे हवेली के भूतों से डर नहीं, क्योंकि मैं खुद भी एक भूत हूँ, लेकिन उस हवेली पर भूतों की हुकूमत नहीं है, बल्कि एक शैतान की हुकूमत है जो उन सभी भूतों का भी मालिक है। सानिया ने सिद्धार्थ से कहा कि जिस तरह की बहादुरी उसने वीरानगढ़ में दिखाई है, ऐसी बहादुरी आज तक कभी नहीं देखी गई, इसलिए हमें हुक्म मिला है कि हम तुम्हारी मदद से अपना काम पूरा करें। उसने बताया कि उन्होंने सिद्धार्थ को डरा कर देख लिया
लेकिन वो फिर भी उनके काबू में नहीं आया। फिर उन्होंने उसे अपने जैसा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर एक बार वे लोग सिद्धार्थ को अपनी तरह पिशाच बना देंगे तो उनकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसने बताया कि उनका भी एक सरदार है जो उस हवेली से उसके लिए बेशकीमती चीज चाहता है। एक तरफ सिद्धार्थ तो दूसरी तरफ गौरी धीरे धीरे उन पिशाचों को अपने वश में करके उनसे उनके गेस्ट हाउस में आने का राज उगलवाना चाह रहे थे। वे लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। सानिया ने सिद्धार्थ को बताया कि सिर्फ वे लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बहुत से पिशाच और भूत हवेली से उस कीमती चीज को हासिल करने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। उसने सिद्धार्थ को बताया कि अगर वे लोग यहां नहीं आते तो सिद्धार्थ से यह काम करवाने के लिए कोई दूसरा पिशाच आ गया होता। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, लेकिन वो उन लोगों के लिए यह सब कुछ करेगा क्यों? अगर उसका कोई फायदा नहीं होगा तो वो अपनी जान को क्यों जोखिम में डालेगा? इस पर सानिया ने बताया कि अगर वो ऐसा कर पाया तो भूतों से उसे फायदा मिलेगा। वो लोग हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। सिद्धार्थ ने उससे कहा कि मुझे तो बस मेरे पेरेंट्स की तलाश करने से मतलब है, मुझे भूतों से दोस्ती करने में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब सिद्धार्थ से उसकी इतनी सारी बातें हो गई तो उसके बाद सानिया उससे सच छुपा नहीं पाई और उसने सिद्धार्थ से कहा कि दरअसल यह सब कुछ एक तलवार के लिए हो रहा है। हवेली में कहीं एक बहुत शानदार और बेशकीमती तलवार है। वो तलवार सिर्फ शैतानों के काम की है। अगर वो उनके सरदार के हाथ लग जाए तो उनका सरदार बहुत ताकतवर हो जाएगा। सिद्धार्थ को यह सौदा मंजूर था। उसने कहा कि अगर मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चल जाए तो मुझे भूतों की मदद करने से कोई परहेज नहीं है। यहाँ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ और सानिया के बीच एक सौदा तय हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ शिखर ने गौरी को अभी भी सारी हकीकत नहीं बताई थी। ये बहुत हैरानी की बात थी कि वो दोनों पिशाच जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ हवस के पीछे दौड़ रहे थे, उन्होंने इस बार वैसा कुछ भी करने की कोशिश तक नहीं की थी। उन दोनों में ऐसा बदलाव कैसे आया था? शायद वे दोनों बस यही चाहते थे कि गौरी और सिद्धार्थ उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएं। अब गेस्ट हाउस में ऐसी कोई परेशानी नहीं रह गई थी। शाम का वक्त हो गया था और सभी गेस्ट हाउस में खाना खा रहे थे। रात होने से पहले सिद्धार्थ के लिए खाना खा लेना जरूरी था, इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे थे। ना तो उनमें से कोई हवेली गया था और ना ही आज गेस्ट हाउस में ऐसी कोई बुरी घटना घटी थी। तो क्या रात भी ऐसे ही चैन से गुजर जाने वाली थी? अब क्या होने वाला था? यही कि सिद्धार्थ उन पिशाचों की मदद करेगा और बदले में वो लोग उसकी मदद कर देंगे। मतलब सब कुछ अब आसानी से निपट जाएगा। तो क्या इसके बाद सिद्धार्थ और गौरी की जिंदगी में सुकून की वापसी हो जाएगी और सिद्धार्थ को उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे? नहीं, ये सब कुछ एक कल्पना भर थी। असलियत तो इससे कोसों दूर थी। गेस्ट हाउस में तो बुरा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव में आज 3 घरों में आग लगा दी गई थी और गांव से 4 लोगों को अगवा कर लिया गया था। कमाल की बात तो ये थी कि गांव वालों को बहुत से घोड़ों की आवाज सुनाई दी थी और घोड़ों के कदमों से धूल भी उड़ रही थी, पर उन्हें अब तक कुछ दिखाई नहीं दिया जब तक उन लोगों ने इनके घरों में आग नहीं लगा दी थी। हाँ, गांव के मुखिया और कुछ लोगों ने देखा कि काले कपड़ों में डाकुओं की तरह आए उन लोगों ने अपने सरदार के कहने पर आग लगा दी। जब धूल का गुब्बार और आग का धुआं हटा तो गांव वालों को उन खतरनाक लोगों के चेहरे दिखाई दिए। डर और खौफ का एक ऐसा मंजर बना दिया कि थोड़ी देर पहले जो गांव वाले डाकुओं का सामना करने के लिए घर से निकले थे, उनके पैर जैसे जमीन में ही धंस गए थे। हाथ थर थर कांपने लगे और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि अपने घर के अंदर सो रहे लोगों को आग लगने से पहले बाहर निकालने के लिए ले जा सके। इसके अलावा वे डाकू अलग अलग घर के 4 लोगों को अपने साथ अगवा करके भी ले गए। वे डाकू इंसान नहीं थे, शैतान थे, पिशाच थे, भूत थे, लेकिन इंसान तो नहीं थे। हाँ, सभी गांव वालों का ये तो कहना था कि उन लोगों में इंसानों की तरह कुछ भी नहीं था। उनमें से कुछ के कंधों पर तो सिर भी नहीं थे। अब ये नई बला क्या थी? कौन थे वे डाकू? अगर वे इंसान नहीं थे तो फिर डाकू बनकर क्यों आए थे? उन्होंने गांव के घरों में आग क्यों लगाई और लोगों को अगवा क्यों किया? ये सब कुछ वीरानगढ़ में ही क्यों हो रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए।